वेलकम बैक टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 के बारे में, एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप के बारे में। यानी कि एक्सपोर्ट का काम शुरू करना है तो उसके लिए आपके पास में एक एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक यूनिक नेम सिलेक्शन के बारे में कि आपको आपकी कंपनी या फर्म का एक यूनिक नाम रखना पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा लंबा नहीं रखना है नाम, जस्ट 2 वर्ड्स के अंदर आपको नाम रखना होता है। जिसमें से पहला जो वर्ड है वो ABC, XYZ, ओला, कोई भगवान का नाम हो सकता है। आप अपने पर्सनल नाम से भी शुरुआत कर सकते हैं। हमने जैसे कि रखा है शेम करी, ये कुलदेवी का नाम है। उसी टाइप से अगर आप मैरिड हो तो कपल नेम मिक्स में रख सकते हैं। आप अपने बच्चों के नाम रख सकते हैं, और अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो आप दोनों के भी नाम रख सकते हैं। तो फर्स्ट नेम कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, लेकिन जो लास्ट नेम होगा वो इनमें से आपको चूज करना होता है। जैसे कि लास्ट नेम में इंटरनेशनल, ओवरसीज, ग्लोबल, इम्पैक्ट्स, एक्जिम, एक्सपोर्ट्स, इस टाइप के वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। जब आप ये वर्ड्स यूज़ करेंगे ना लास्ट नेम वाले, इससे क्या होता है, आपकी कंपनी का आइडेंटिटी शो होता है इंटरनेशनल मार्केट में कि ये जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर डील करने वाली कंपनी है। तो एक यूनिक नाम आप बना दीजिए। तो हम इसमें से एक नेम सिलेक्शन करते हैं कि फर्स्ट नेम में से तो हम शेमकरी यूज़ कर लेते हैं एंड लास्ट नेम में से हम ग्लोबल यूज़ कर लेते हैं। तो अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमने हमारी कंपनी या फर्म का नाम क्या रखा है, शेमकरी ग्लोबल। ठीक है। अब जब आप अपनी कंपनी या फर्म का नाम फाइनलाइज कर लेंगे तो उसके बाद में आपको डोमेन बुक करना होता है। डोमेन आपको जो बुक करना है वो godaddy.com से बुक करना है एंड डोमेन शुड बी .com वाला डोमेन आपको बुक करना होता है। अब सपोज आपने आपकी कंपनी का नाम जो फाइनल किया है वो है शेमकरी ग्लोबल, तो इस नाम से डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो इसका डोमेन क्या बनेगा, shemkariglobal.com। तो पहले आपको ये चेक करना होता है godaddy.com के ऊपर कि shemkariglobal.com करके डोमेन अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो आप तुरंत ही उसका बुकिंग करवा दीजिए नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर। अगर अवेलेबल नहीं है तो ये डोमेन आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको जो लास्ट नेम है, जैसे कि हमने रखा है ग्लोबल, तो इसकी जगह पे आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है कि शेमकरी एक्सपोर्ट्स हो सकता है, शेमकरी एक्जिम हो सकता है। तो इस टाइप से आप नाम डिसाइड करके उसका जो भी डोमेन अवेलेबल है आप तुरंत ही उसका बुकिंग करवा दीजिए। अब आपने कंपनी का नाम भी डिसाइड कर लिया, डोमेन का बुकिंग भी करवा दिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फर्म के थ्रू जाना है या फिर कंपनी के थ्रू जाना है। तो इंडिया में 2 टाइप की तो होती है फर्म एंड 3 टाइप की होती है कंपनीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्म के बारे में। पहली जो फर्म है वो है प्रॉपर्टीशिप फर्म। इसके अंदर आपके नाम से जो इंडिविजुअल पैन कार्ड बना हुआ है वही यूज़ होता है और इसमें आप एक सिंगल ओनर होते हैं। एंड दूसरा फर्म है आपका पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का जो एक्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 2 पार्टनर्स होने जरूरी है एंड ज़्यादा से ज़्यादा 100 पार्टनर्स यानी कि 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। सभी पार्टनर्स के बीच में एक डीड बनेगी और पार्टनरशिप फर्म के नाम से एक नया पैन आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो इंडिया में फर्म आप इजीली ओपन करवा सकते हैं, इजीली क्लोज करवा सकते हैं। ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता है एंड ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, यानी कि 4-5 हज़ार रुपये में आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी मेनली 3 टाइप की होती है बिजनेस करने के लिए। पहला है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दूसरा है OPC 1 पर्सन कंपनी एंड तीसरा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आपको कंपनी के थ्रू कब जाना है, अगर आपकी जेब में 15 से 20 हज़ार रुपये है तो आप कंपनी के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो CA होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपसे 15-20 हज़ार रुपये फीस चार्ज करेगा आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए MCA के अंदर। जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वो MCA में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो LLP, OPC, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी आप फॉर्मेशन करवाना चाहते हो तो पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको एक तो कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होने वाला है और खर्चा तो 15-20 हज़ार रुपये आपको आने ही वाला है। तो यहाँ पर अभी आपको कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है कि सर मेरे को फर्म के थ्रू जाना चाहिए या फिर मेरे को कंपनी के थ्रू जाना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो शुरुआत करेंगे वो प्रॉपर्टीशिप फर्म के साथ में शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बहुत ही कम कंप्लायंसेस आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी कम लगेगा, खर्चा भी कम लगेगा और आप इजीली अपना एक्सपोर्ट का एक्टिविटी जो है वो शुरू कर पाएंगे। अब फिलहाल के लिए हमें ये भी पता नहीं कि आपका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, किस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलने वाला है, गवर्नमेंट इंसेंटिव आपको कितने % मिलने वाले हैं। तो अगर हम शुरुआत में प्रॉफिट मार्जिन की बात करें कि जो पहला शिपमेंट आप कंप्लीट करने वाले हैं,
पहले शिपमेंट में आपको सपोज 2 लाख का प्रॉफिट होता है, दूसरा शिपमेंट और आपने इस फर्म के थ्रू कंप्लीट कर लिया और 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तीसरा शिपमेंट और आपने कंप्लीट कर लिया और 2 लाख रुपए का और प्रॉफिट हो गया। मतलब कि टोटल आपने 3 शिपमेंट्स भेजे हैं और 3 शिपमेंट्स के अंदर नेट प्रॉफिट आपका होता है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है 5 लाख, उसमें से आप 15-20 हज़ार रुपये निकाल कर अपने सीए को दे दीजिए। तो आपका सीए क्या करेगा, आपकी फर्म को अपग्रेड करवा देगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। तो आपको इसी प्रोसेस के थ्रू जाना है, स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं करना है एंड आप जो शुरुआत करेंगे इस फर्म के थ्रू शुरुआत करेंगे। अब आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, राइट, सो आपके बायर को आपसे किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए आपको बताएं। 2 ही चीज़ें हैं, अगर ये 2 चीज़ें आप मेंटेन रखते हो तो आप इस पूरी सीरीज के थ्रू अपना फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो इजीली कंप्लीट कर पाएंगे अगले 100 दिनों के अंदर अंदर। तो बायर को हमेशा 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपसे। पहला, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, आपके पास में एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना जरूरी है एंड दूसरा उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। तो आप इजीली अगले 100 दिनों के अंदर अंदर अपना फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर आप कंप्लीट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशंस के बारे में कि इनिशियली आपका एक्सपोर्ट एक्टिविटी शुरू करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशंस लगने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जल्दी से अप्लाई कर देना है आपके सीए से कॉन्टेक्ट करके। अब ये जो भी डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशंस बनेंगे वो आपकी फर्म या कंपनी के नाम से बनेंगे। तो सबसे पहले आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद में आपका करंट अकाउंट ओपन होगा बैंक के अंदर। करंट अकाउंट ओपन होने के बाद में फिर आपको आईसी कोड के लिए अप्लाई करना होता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड के लिए। जब आपके पास में ये आईसी कोड आ जाएगा एंड आप अपना प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर पाएंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन होने के बाद में आपको लेना होता है आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अब ये आरसीएमसी क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और उस इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कौन सा है। फॉर एग्जांपल कि आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये कौन सा इंडस्ट्री हो गया, अपेडा, यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो आपको अपेडा से मेंबरशिप लेना है, तो उस मेंबरशिप को बोलते हैं आरसीएमसी। तो जब आप मेंबरशिप लेंगे अपेडा से तो आपको यहाँ से बायर्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे, बायर की लीड्स मिलने शुरू हो जाएगी। उसके बाद में आपको एमएसएमई उद्यम आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा देना है एंड फिर आपको शॉप एक्ट लाइसेंस लेना है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो शॉप एक्ट लाइसेंस आपको लेना है। अगर आप महाराष्ट्र को छोड़ के किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होता है आपके नियर बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। तो ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स है एंड सर्टिफिकेशंस है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं इनिशियली आपको एक्सपोर्ट का एक्टिविटी शुरू करने के लिए। बाकी के आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कब लगेंगे, जब आपका मटेरियल पोर्ट पर जाएगा कस्टम क्लियरेंस के लिए, तब आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। सो अगर आप इन सभी डॉक्यूमेंट को अप्लाई करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप बनने वाले हैं, तो नीचे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में कि एक्सपोर्ट बिजनेस का जो वेबसाइट है वो किस तरह का होना चाहिए। अगर आपने हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है स्टार्टिंग वाला तो वो भी आप देख लीजिए एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम पार्ट 2 के अंदर, एक्सपोर्ट बिजनेस वेबसाइट किस तरह की होनी चाहिए उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।